रसोई में हेमवती सब्जी काट रही है और 7-8 साल का मन्नू बड़े ध्यान से उन्हें खाना बनाते हुए देखकर खुश हो रहा है। मम्मी मैं भी खाना बनाऊं आपकी जैसे? हट पगले, कुछ भी बोलता है। भला लड़के भी खाना बनाते हैं क्या? तू खेलने जा, ये चाकू छुरी तेरा काम नहीं है। नहीं मम्मी मुझे करने दो ना, मैं भी खाना बना सकता हूँ। आज मैंने सपना देखा कि मैं बड़े बड़े लोगों को खाना खिला रहा था और सब वाह वाह कर रहे थे। मन्नू, आज तूने कह दिया, दोबारा ऐसा मत कहना। तेरे पापा को पता चला ना तो तुझे बहुत डांटेंगे। फिर हेमवती उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहती है, पगला कुछ भी कहता है। भला लड़के कहीं खाना बनाते हैं क्या? ये गोल गोल रोटियां बनाना तो लड़कियों का काम है। मन्नू चुपके से थोड़ा सा आटा लेता है और गोल रोटी बनाकर मुस्कुराता है। ये मैंने गोल रोटी बना दी। हेमवती का ध्यान नहीं था, लेकिन मन्नू के पिता मुरारी लाल उसे रोटी बनाते देख लेते हैं और उस पर गुस्सा हो जाते हैं। क्या हो रहा है ये हेमवती? तुम ऐसे लड़कियों वाले काम क्यों करा रही हो? लड़का है ये, खेल कूद में मन लगाओ, पढ़ाई लिखाई कराओ इसे। ये चूल्हा चौका क्या उसका काम है? दोबारा मैं इसको ये सब करते ना देखूं। इतना कहकर मुरारी लाल वहां से चले जाते हैं। मन्नू मायूस हो जाता है और खुद से कहता है, पापा ने ऐसा क्यों कहा कि लड़के खाना नहीं बना सकते? मुझे तो खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। देखना, एक दिन मैं सबसे अच्छी रोटी बनाकर दिखाऊंगा, तब पापा भी मुझे रोक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे समय बीतता है, मन्नू बड़ा होता है, लेकिन उसका सपना आज भी शेफ बनना ही है। सुबह का टाइम, मुरारी लाल हॉल में सोफे पर बैठकर चाय पी रहा है। तभी मन्नू छुपकर किचन में आता है। मम्मी आज क्या बना रही हो? अरे मन्नू बेटा, आज तो मैं आलू टमाटर की सब्जी बना रही हूँ। मम्मी आप हटिए, आज खाना मैं बनाता हूँ। अरे ये क्या कर रहा है तू मन्नू? तेरे पापा ने देख लिया ना तो तेरे साथ साथ मुझे भी डांटेंगे। हेमवती कह रही थी कि तभी वहां पर मुरारी लाल आ जाते हैं और मन्नू को सब्जी काटते हुए देखकर गुस्सा हो जाते हैं। मन्नू, क्या कर रहा है तू वहां? सब्जी काटना तेरी मम्मी की जिम्मेदारी है। कितनी बार समझाया है, लड़के ये सब नहीं करते। लेकिन पापा मुझे अच्छा लगता है किचन में काम करना। मर्द होकर चूल्हे चौके में मन लगा रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। ये चूल्हे चौके से बाहर निकल, मर्द बन मर्द। इंजीनियरिंग में तेरा एडमिशन करा दिया है मैंने, जाकर पढ़ाई कर, तू इंजीनियर बनेगा। ये सुनकर मन्नू का चेहरा उतर जाता है। अपने पापा के सामने मन्नू की एक ना चलती। मन्नू मन मार कर कॉलेज जाने लगता है, लेकिन उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो कॉलेज से आता है और सोफे पर बैग पटकते हुए उदास होकर खुद से कहता है, कैसी लाइफ हो गई है मेरी। ये पढ़ाई मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। रोज रोज मन मारकर कॉलेज जाके थक चुका हूं मैं। जिस काम में मेरा मन लगता है पापा मुझे करने क्यों नहीं देते? कोई मुझे नहीं समझता। दिल तो करता है सब छोड़कर कहीं भाग जाओ। आखिर मन्नू के एग्जाम होते हैं और रिजल्ट आता है और मन्नू पहले ही सेमेस्टर में फेल हो जाता है। इस पर मुरारी लाल मन्नू की बुरी तरह क्लास लगा देते हैं। क्या है ये? क्या है? पहले ही सेमेस्टर में फेल हो गया? अरे कितने अरमानों से तुझे इंजीनियरिंग करने भेजा था। सोचा था पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा, लेकिन नहीं, फेल हो गए महाराज। पता नहीं ये नालायक बेटा मेरे ही किस्मत में क्यों लिखा था। क्या होगा इसका? हेमवती समझाओ अपने बेटे को, अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहा है। अब बस भी कीजिए ना, कितना डांटेंगे आप इसे? अगली बार मेहनत करके पास हो जाएगा बच्चा। पापा मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में। लो सुन लो बात, मन नहीं लगता पढ़ाई में। यहाँ हम अपना पेट काट काट कर इनको पढ़ा रहे हैं और लाड साहब का मन नहीं लगता। अरे पड़ोस वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, कॉलेज में टॉप किया है उसने। पापा आप मेरा कंपेयर किसी और से क्यों करते हैं? मेरे सपने अलग हैं। अलग नहीं है, अतरंगी है तेरे सपने। क्या सपने है तेरे? औरतों की तरह खाना बनाने का? अरे कोई तो ऐसा काम कर जो मैं सर उठाकर कह सकूं कि तू मेरा बेटा है। पापा ऐसा नहीं है, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। बस अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। एक बार बोल दिया तो बोल दिया। तुझे इंजीनियरिंग ही पूरी करनी है, चाहे कैसे भी कर। इतना कहकर मुरारी लाल वहां से चले जाते हैं। मन्नू वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगता है। कोई मेरी बात नहीं समझता। इस घर में किसी को मेरे सपनों की कदर नहीं है। सबको लगता है खाना बनाना लड़कियों का काम है। काश मैं लड़की ही होता, कम से कम अपना सपना तो पूरा कर पाता। मन्नू फूट फूट कर रोने लगता है। समय बीतता है। जैसे तैसे करके मन्नू ने बीटेक पूरी कर ली, लेकिन उसके मार्क्स बहुत ज्यादा कम है। हर सेमेस्टर में बैंक ला लाकर महाराज ने बीटेक किए। इतने कम मार्क्स के साथ कहाँ नौकरी मिलेगी इस नालायक को? अपना जीवन खुद गर्क कर लिया इस लड़के ने।
जहां भी नौकरी के लिए जाता है सब जगह रिजेक्शन मिलता है। अब कुछ आंख खुली या अभी भी लुगाइयों वाले काम करने का ही भूत सवार है? पापा, खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम नहीं है, आजकल लड़के भी खाना बनाते हैं। हाँ, आज खाना बनाने को कह रहा है, कल साड़ी पहनकर घूमना। एक काम क्यों नहीं करता, लड़की ही बन जा तू। पापा, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? मैं तो बस अब तो अपने बाप से जबान लड़ाने लगा। देख रही हो हेमवती, लड़का हाथ से निकल गया है। इससे पहले कि इसका पागलपन और बढ़े, इसकी कहीं नौकरी लगवा देता हूं। कम से कम काम में मन लगेगा तो ये बेकार की चीजों से तो दूर रहेगा। क्या करूं, औलाद कितनी भी नालायक क्यों ना हो, मैं तो बाप हूं, मुझे तो देखना पड़ेगा सब। मुरारी लाल बड़बड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। मुरारी लाल की सिफारिश से मन्नू की एक छोटी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है, लेकिन मन्नू का जॉब में मन नहीं लगता। वो हर छोटी छोटी चीज में गलतियां करता और उसका बॉस उस पर चिल्लाता। क्या है ये मन्नू, तुमसे कोई काम ढंग से नहीं होता? एक छोटी सी फाइल में इतनी सारी मिस्टेक। तुम्हारी मार्कशीट देखकर ही मैं तुम्हें जॉब पर नहीं रखना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा के कहने पर मैंने तुम्हें एक मौका दिया। लेकिन तुम्हारा तो रोज का हो गया, एक काम तुम ठीक से नहीं करते। मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूं। मन्नू हताश होकर घर आता है तो मुरारी लाल उसे बहुत सुनाते हैं। अरे क्या करके मानेगा तू, है? इतनी मुश्किल से तेरी नौकरी लगवाई थी, वो भी तुझसे ना हुई। पूरे समाज में मेरी नाक कटा कर रख दी तूने। अब तो मन्नू को अपने पिता के ताने सुनने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अब मोहल्ले वाले और रिश्तेदार भी मन्नू को ताने देने लगे थे। मन्नू गली से जा रहा था तो उसे देखकर पड़ोस के लोग बातें बनाने लगे। अरे ये तो मुरारी लाल का बेटा है ना, बड़ा आया था इंजीनियर बनने, अब देखो घर पर बैठा है। सही कहा भाई। सुना है मुरारी लाल ने नौकरी पर सिफारिश से लगवाया था, लेकिन इसको नौकरी से निकाल दिया। मुरारी लाल के तो बेचारे के कर्म फूट गए, जो ऐसा निकम्मा लड़का भगवान ने दे दिया। पड़ोसियों के ताने सुनकर मन्नू घर आता है तो घर पर भी रिश्तेदारों के ताने ही सुनने को मिलते हैं। मुरारी भाई, आपकी हिम्मत है जो जवान बेटे को घर बिठाकर खिला रहे हैं, हमसे तो ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हाँ, मेरे बेटे को देखो, आज विदेश में नौकरी कर रहा है। आपकी हिम्मत है जो झेल रहे हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के ताने सुनकर मुरारी लाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। क्या करूं मैं इसका, सबके सामने मजाक बनाकर रख दिया मेरा। ऐसा नालायक बेटा होने से अच्छा मेरा कोई बेटा ही ना होता। ये सब सुनकर मन्नू की आंखें नम हो जाती हैं। हेमवती, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है हमारे पास, मन्नू की शादी करा देते हैं। शादी की जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी ना तो खुद ब खुद सुधर जाएगा। माँ, ये अब क्या कह रही है? मैं कुछ कमाता नहीं हूँ, ऐसे में मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? आप मुझसे शादी कराकर किसी लड़की की जिंदगी कैसे खराब कर सकती हैं? इतनी ही चिंता है तो कोई नौकरी क्यों नहीं करता। बस अब फैसला हो गया, मन्नू की शादी जल्द से जल्द कर दी जाएगी। मन्नू के लिए कई रिश्ते देखे जाते हैं। पहली लड़की की माँ। भाई साहब, माफ करना, लेकिन आपका बेटा कुछ कमाता तो है नहीं, ऐसे में हमारी बेटी को क्या खिलाएगा? हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। दूसरी लड़की के पापा। अरे भाई साहब, आप कह रहे हैं जॉब ढूंढ रहा है, ढूंढते ढूंढते कितना समय लग जाए क्या पता। माफ कीजिए भाई साहब, आपके इस निकम्मे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। मन्नू की शादी करने में भी मुरारी लाल को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आखिरकार उन्हें मन्नू के लिए एक सुंदर, गुणी और संस्कारी लड़की सिम्मी मिल ही जाती है। मुरारी लाल बड़े धूमधाम से मन्नू और सिम्मी की शादी कराते हैं। सिम्मी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो ससुराल में ऐसे घुल मिल गई जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। मन्नू, ये देखो ना, नेट पर जॉब का ऑफर आया है। इस पर मन्नू नाराज होते हुए कहता है, अब तुम भी पापा की तरह मुझे ताने मारना शुरू कर दो। अरे नहीं करनी मुझे जॉब, नहीं होती मुझसे ये जॉब। मेरे पास सिर्फ नाम की डिग्री है, मुझे इंजीनियरिंग में कुछ नहीं आता। मुझसे शादी करके तुम्हारी भी लाइफ खराब होगी। इतना कहकर मन्नू फूट फूट कर रोने लगता है। सिमी उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं तो खुद को लकी मानती हूँ कि आप मेरे पति हैं। तुम मुझे तसल्ली देने के लिए ये सब कह रही हो ना, तुम सच नहीं जानती हो। नहीं, मैं सच जानती हूँ। जब उस दिन मेरी पहली रसोई थी तो मैंने खाने में नमक ज्यादा डाल दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। तब आपने आटे की गोली डालकर मेरा खाना बेकार होने से बचा लिया। और बिगड़े हुए खाने को सही करना ये कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। मैं जानती हूँ आपको खाना बनाना बहुत पसंद है।
मुझे माफ कर दो सिम्मी, मैं तुम्हें ये सब कभी बताना नहीं चाहता था। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मनु, बल्कि आपके पास खाना बनाने का इतना अच्छा टैलेंट है। आप खाना बनाना ही क्यों नहीं ट्राई करते? घर वालों के डर से। पापा को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं खाना बनाऊं। उनको लगता है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, इसलिए अब तो मैंने सपने देखना ही छोड़ दिया है। आपको अपने सपनों से समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है मनु। अब मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका साथ दूंगी। आप खाना बनाना चाहते हो, शेफ बनना चाहते हो तो बनो, मैं आपका साथ दूंगी। आज से मैं जॉब करूंगी और आप अपने सपने की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। आज से आप खाना बनाने का कोर्स करना। अरे लेकिन पापा को क्या कहेंगे, वो कभी परमिशन नहीं देंगे। तो हम उन्हें कुछ बताएंगे नहीं। जब आप कोर्स पूरा करके एक बड़े होटल में बड़े शेफ बन जाओगे ना, तब हम उन्हें बताएंगे। फिर तो पापा जी भी मना नहीं कर पाएंगे। मनु छुपकर ऑनलाइन शेफ का कोर्स करने लगता है। सिमी उसका साथ देती है। मनु खाना बनाता है और सिमी उसे रेटिंग देती है। और जब भी हेमवती किचन में आती तो सिमी और मनु ऐसा दिखाते जैसे सिमी खाना बना रही हो। मुरारी लाल और हेमवती मनु के हाथ का खाना सिमी के हाथ का बना खाना समझकर खा लेते। अरे वाह बहू, क्या बात है, आजकल तुम बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। हमारे तो भाग ही खुल गए इतनी गुणी बहू पाकर। सच में खाना बहुत अच्छा बना है। और एक ये लाट साहब खुद को बावर्ची समझने लगे थे। ये होता है खाना। सच में जो खाना घर की महिला बना सकती है वो कोई और बना ही नहीं सकता। मुरारी लाल चटकारे ले लेकर खाना खाते हैं। मन्नू और सिमी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब तो रोज रोज मन्नू खाना बनाने की प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन एक दिन हेमवती मन्नू को खाना बनाते देख लेती है। ये क्या चल रहा है? मन्नू तू खाना बना रहा है और सिमी तो अपने पति से काम करवा रही है। तभी वहां पर मुरारी लाल भी आ जाते हैं। तो ये चल रहा है हमारी पीठ के पीछे। ये मन्नू तो है ही नालायक, लेकिन बहू तुम्हें तो सोचना चाहिए था। मन्नू खाना कैसे बना सकता है? लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में? लेकिन पापा जी इसमें बुराई क्या है? मन्नू खाना बनाए या मैं, एक ही तो बात है। वैसे भी मन्नू को खाना बनाना बहुत पसंद है। तो तू क्या चाहती है बहू, कि लोग कहे कि हमारा बेटा खाना बनाता है, लोग हमारा मजाक बनाए? लेकिन पापा जी खाना बनाने से लोग मजाक क्यों बनाएंगे? हर कोई अच्छा खाना नहीं बना सकता, लेकिन मन्नू बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। इतने दिन से जो आप लोग खा रहे हैं ना, वो सब मन्नू ने ही बनाया है, मैंने नहीं। क्या इतने दिन से तुम दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हो? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। मन्नू अगर अपने मन का कुछ करना चाहता है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। आय हाय, देखो तो अब ये कल की आई लड़की हमसे जबान लड़ा रही है। अब ये तय करेगी हमारा बेटा क्या करेगा क्या नहीं। मम्मी आप सिमी को गलत समझ रही हैं, वो तो बस। अरे तू तो चुप ही कर। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। कभी अपने पैरों पर आज तक खड़ा हुआ है? बस बातें करा लो बड़ी बड़ी। तेरे ये उटपटांग शौक ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अभी भी इसी के पीछे पड़ा है। बस पापा, बचपन से आपके ये ताने सुनता आ रहा हूं। हमेशा आपने मुझ पर अपनी मर्जी थोपी है। आपने कहा लड़के होम साइंस नहीं लेते, मैथ्स लो, मैंने लिया। आपने कहा इंजीनियरिंग करो, मैंने किया। आपने कहा जॉब करो, मैंने किया। मैंने कोशिश की ना, मेरा मन नहीं लगा पापा। मुझे समझ में नहीं आता, ये सब मुझसे नहीं होता। मुझे सिर्फ खाना बनाना आता है, वही अच्छा लगता है। मैं क्या करूं पापा? पापा जी, मम्मी जी, आप एक बार मनु पर भरोसा तो करके देखिए। मनु में बहुत टैलेंट है, वो बहुत अच्छे शेफ बन सकते हैं। तो अब हमारा बेटा लड़कियों की तरह खाना बनाएगा? लड़कियों की तरह कैसे पापा जी? क्या होटल्स में लड़के खाना नहीं बनाते? बल्कि लड़के तो कई बार लड़कियों से भी अच्छा खाना बनाते हैं। चलो मान भी लूं, लेकिन ये खाना बनाकर कितना ही कमा लेगा? इससे घर थोड़ी ना चलता है। पापा जी, बड़े बड़े होटल्स में शेफ लाखों में कमाते हैं, सम्मान पाते हैं, देश विदेश तक नाम कमाते हैं। मन्नू भी ये सब कर सकते हैं। बस जरूरत है तो मन्नू को एक मौका देने की। एक बार भरोसा करके तो देखिए पापा जी। कुछ पल के लिए मुरारी लाल और हेमवती खामोश हो जाते हैं। फिर ठीक है बहू, तुम कहती हो तो ये भी ट्राई कर लेते हैं। मन्नू और सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब तो मन्नू के सपनों को जैसे पंख मिल गए थे।
मन्नू ने सिमी की मदद से पूरी मेहनत से खाना बनाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। वहीं सिमी ने भी घर में हाथ बटाने के लिए एक नौकरी ढूंढ ली थी। जब काम करते करते सिमी थक जाती तो मन्नू बड़े प्यार से उसके लिए अदरक वाली चाय बना देता, और जब मन्नू को सब्जियां काटने में हेल्प लगती तो सिमी उसकी हेल्प कर देती। आखिरकार मन्नू की मेहनत सफल होती है और मन्नू का एक बड़े होटल में इंटरव्यू का दिन आता है। सिमी, मुझे डर लग रहा है, मैं सिलेक्ट तो हो जाऊंगा ना? मन्नू, आपने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक एक करके एक एक डिश को परफेक्ट बनाना सीखा है, अब जरूर सिलेक्ट होंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। सिमी के हौसले को देखकर मन्नू का मन भी आत्मविश्वास से भर जाता है। मन्नू होटल में जाता है और इंटरव्यू देता है। शेफ उसका टेस्ट लेता है। मन्नू इतनी शानदार डिश बनाता है कि सबको बहुत पसंद आ जाती है। वाह, इतनी टेस्टी डिश मैंने आज तक नहीं खाई। हमारी टीम में आपका स्वागत है शेफ मन्नू। ये सुनकर मन्नू खुशी से उछल पड़ता है और सिमी को फोन करके बताता है, मुझे पता था आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, आपको ये जॉब जरूर मिलेगी। कांग्रेचुलेशंस शेफ मन्नू। मुरारीलाल और हेमवती ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। मन्नू, मुरारीलाल, हेमवती, सिम्मी, मोहल्ले वाले और सारे रिश्तेदारों को अपने होटल में खाने पर बुलाता है। सब लोग खाने की बहुत तारीफ करते हैं। वाह, इतना स्वाद खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाई मजा आ गया, खाना खाकर दिल खुश हो गया। लगता है किसी बहुत बड़े शेफ ने बनाया आज का खाना। आज की स्पेशल डिश शेफ मन्नू द्वारा तैयार की गई है। ये सुनकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या मन्नू ने बनाया? अपना मन्नू इतना बड़ा शेफ बन गया है, कमाल कर दिया मन्नू ने तो। मुरारी भाई, आपका मन्नू तो हीरा है, हीरा। हाँ मुरारी भाई, आपकी तो भाग्य खुल गए इतना होनहार बेटा पाकर। सबकी बातें सुनकर मुरारीलाल और हेमवती भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखें भर आती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कभी तेरे हुनर को नहीं समझ पाया, लेकिन आज मेरी आंख खुल गई है। आज सब तेरी इतनी तारीफ कर रहा है मनु बेटा, तूने कमाल कर दिया। आज पहली बार मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। सच कहूं तो बेटा, तूने दिखा दिया कि सपना चाहे जो भी हो, अगर उसे सच्चे दिल से पूरा किया जाए तो कोई काम छोटा नहीं होता। अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। मुरारीलाल, जो कभी मनु की पसंद का मजाक उड़ाया करते थे, अब गर्व से सबको बताते थे कि उनका बेटा शेफ है। मनु और सिमी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मनु और सिमी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सिमी बोल पड़ती है, सपनों को पंख मिल जाए तो उन्हें उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत होती है तो एक साथी की, जो कहे हाँ बेटा भी खाना बनाएगा। पुरानी सड़क पर रहने वाली राधिका को बचपन से ही शादी करने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से कॉलेज खत्म करते ही उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। माँ, आपने अपनी बचपन की सहेली निर्मला आंटी से बात की क्या? याद है बचपन में जब भी आंटी जी आती थी तो मैं और उनका बेटा आदित्य साथ में कितनी मस्ती किया करते थे। अगर उनके यहाँ मेरा रिश्ता हो गया ना तो आपकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इससे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है ना? हद हो गई है बेशर्मी की राधिका। दुनिया चाहे जितनी मॉडर्न बन गई हो, लेकिन तेरी तरह बात बात पर शादी करने के लिए उतावलापन दिखाने में आज भी हिंदुस्तान की लड़कियां शर्माती हैं। लेकिन राधिका अपनी शादी के लिए इतनी उतावली थी कि वो खुद ही इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लिए एक अच्छा लड़का तलाश करने लगती है। मम्मी, आपको पता है आज मैं एक जरूरी काम से मार्केट गई थी। वहां पर मैंने दुकानों पर इतने सुंदर सुंदर कपड़े लटकते हुए देखा कि मेरा भी ना उन पर दिल आ गया। अब चलो ना वो साड़ियां मुझे दिलवा दो। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? तेरे बाप की अकेली सैलरी में 4-4 लोगों का खर्च सही से नहीं चल पाता। और वैसे भी बेटा अभी तेरी शादी नहीं हुई है जो तू साड़ियों की खरीदारी करेगी। ये कौन सी बात होती है भला? अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी? अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे लिए भी कोई ढंग का लड़का देखकर मेरी शादी कर दो। कम से कम अच्छे कपड़े, महंगे जूते, देश विदेश की यात्रा करने का मौका तो मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने के लिए सिर्फ शादी करने की जरूरत है। बेटा तुझे बड़ी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी गंवारों जैसी बात करेगी। अरे शादी क्या महंगे कपड़े, गहने और जूते पहनने के लिए की जाती है? शादी को तमाशा बना के रखा है तुम्हारे जैसे आजकल के बच्चों ने। शादी जिम्मेदारी का नाम है।
जिस दिन तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाओगी तब शादी के बारे में बात करेंगे। माँ, क्यों तुम बिल्कुल मजदूर के साथ मेरी शादी करने वाली हो, जिसके साथ मिलकर मुझे फावड़ा चलाना पड़ेगा? अच्छी खासी शक्ल दिया मुझे भगवान ने, कोई भी पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मुझे पसंद कर लेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दो। राधिका किसी की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बेटी की जिद को देखकर उसकी माँ भी अब राधिका के लिए लड़के देखना शुरू कर देती है। कई लड़के देखने के बाद अंत में 23 साल की राधिका की शादी आनंद नाम के एक लड़के के साथ फिक्स हो जाती है और कुछ ही समय में शादी करके राधिका पहुंच जाती है अपने ससुराल। मम्मी तो कभी 2000 से ऊपर के कपड़े खरीदने ही नहीं देती थी, लेकिन देखो, वाह रे शादी की मोह माया, एक ही झटके में 40,000 का लहंगा दिलवा दिया मम्मी ने। सच्ची इतना महंगा लहंगा पहनकर सेलिब्रिटी की तरह फोटोशूट कराने में मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियां शादी के नाम से इतना घबराती है। मुझे तो शादी करके बहुत मजा आया भाई। शादी के अगले दिन राधिका अपने 40,000 के लहंगे को निहार रही थी, तभी उसका पति आनंद कमरे में आता है। राधिका, चलो माँ ने बुलवाया है, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करनी है। पहली रसोई से क्या मतलब है? तुम्हारे घर में इतने सालों से लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या, जो मेरे आने के इंतजार में भूखे बैठे हुए थे? अरे जैसे इतने सालों से खाना बन रहा था, आगे भी बनवा लो ना यार, क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? राधिका, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अभी कल ही हमारी शादी हुई है और आज ही तुम ऐसी उलूल झुलूल बातें करने लगी। अरे भाई, पहली रसोई एक रस्म होती है जिसको निभाना बहुत जरूरी होता है। चलो अब देर मत करो और फटाफट से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं भी कहाँ बहस में पड़ गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि शादी के बाद जितनी भी रस्में होगी सबके लिए मुझे एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। आज तो ऐसा करती हूँ, अपनी भारी वाली सिल्क की साड़ी निकाल लेती हूँ। कुछ ही देर में राधिका अच्छे से रंगाई पुताई करने के बाद भारी वर्क की साड़ी पहन के अपना लाल रंग का शादी का चूड़ा दिखाते हुए नीचे हॉल में पहुंच जाती है। अरे बहू, इतना भारी भरकम मेकअप गहने ज्वेलरी पहनकर क्यों आ गई भाई? कहीं जाने के लिए नहीं बुलवाया है तुम्हें? रसोई में खाना बनाना है आज तुम्हें। पहली रसोई की रस्म है, हमारे यहाँ शादी के दूसरे दिन ही कराई जाती है। मम्मी जी कैसी बात करती हैं आप? अभी कल ही तो मेरी शादी हुई है। अब आज मैं कॉटन के खाकी सूट पहनना शुरू तो नहीं कर दूंगी ना। अब दुल्हन तो दुल्हन जैसी दिखनी चाहिए कि नहीं? चल तेरी मर्जी, मेरी बला से। जो तेरे पास रंग रोगन बचा है ना, वो भी एक दिन में पोत कर खत्म कर ले। चल अब बातों में समय खराब मत कर, रसोई में आ जा। आधे रिश्तेदार तेरे हाथ की पहली रसोई चखने के इंतजार में अभी तक लौटे भी नहीं है। राधिका की सास सरस्वती उसे रसोई में ले जाती है और वहां ले जाकर पकवानों की एक लिस्ट उसके हाथ में पकड़ा देती है। बेटा, आज तो स्पेशल दिन है ना, इसलिए आज थोड़ा स्पेशल ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, आज के खाने में मैं तुम्हारी कुछ खास मदद भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का ये नियम है, पहली रसोई तो बहू अपने हाथ से ही बनाएगी। मैं बस तेरी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तेल मसालों के बारे में तुझे बता दूं। सास की बात सुनकर और हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट को देखकर अब राधिका का सर घूमने लगा था, लेकिन फिर भी बची कुची हिम्मत को समेटकर खाना बनाना शुरू करती है। अभी राधिका को रसोई में आधा घंटा ही बीता था कि उसे ढेर सारी चूड़ियों और भारी साड़ी से उलझन महसूस होने लगी थी। क्या तमाशा है ये, मुझसे ये सब पहनकर काम नहीं हो पा रहा है। गर्मी की वजह से सारा मेकअप भी खराब होना शुरू हो गया है। क्या सोचा था, क्या हो गया। किसी तरह परेशान होकर राधिका भारी कपड़े में ज्वेलरी के साथ खाना बनाती है और जब तक मेहमानों के सामने खाना परोसने का मौका आता है, उसका हुलिया बदल चुका था। अरे राधिका बहू, क्या हो गया ये? क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना? कमरे से तैयार होकर आई थी तब तो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, और अब देखो काजल बह गया है, लिपस्टिक भी होठ के 2 किलोमीटर दूर तक फैल गई है, और ये बाल, अरे बुरा मत मानना बेटा, लेकिन आज तो जो हुआ सो हुआ। आगे से रसोई में जाने से पहले बालों का जूड़ा बनाकर काम करना, वरना अगर एक बाल भी खाने में आ गया ना तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी तुम्हारी। किसी तरह पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है, लेकिन रस्म के पूरे होते होते राधिका थक कर चूर हो गई थी। ये क्या था भगवान, शादी के बाद पहले दिन कितना खतरनाक बीता है मेरा। अब तो बाकी की जिंदगी के बारे में सोच सोच कर चक्कर आने लगे मुझे। हजारों रुपए खर्च करके बालों का ट्रीटमेंट करवाया था मैंने। सोचा था अच्छी अच्छी ड्रेस के साथ तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाऊंगी, लेकिन बुआ जी ने तो पहले दिन बालों का जूड़ा बनाने का फरमान सुना दिया।
क्या बालों का जूड़ा बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके अपने बाल सेट करवाए थे मैंने? पहली रसोई के बाद अगले 2-3 दिन बड़े सुकून से बीते और उसके बाद राधिका और उसका पति आनंद हनीमून के लिए गोवा की तरफ निकल गए। गोवा पहुंचकर तो राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत सपने में पहुंच गई है, लेकिन उस खूबसूरत सपने की उम्र बड़ी छोटी थी। 5 दिन का ट्रिप कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला और अब राधिका वापस अपने ससुराल पहुंच गई। राधिका बहू, अब तुम्हारी शादी को लगभग 15 दिन बीत गए हैं। धीरे धीरे घर का काम संभालना शुरू कर दो। इकलौती बहू हो तुम हमारे घर की, सब तुम्हें ही तो संभालना है, इसीलिए जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लोगी उतना ही अच्छा होगा। इस घर की जिम्मेदारियों ने हमें पिछले 30 सालों से चैन से सोने नहीं दिया। अब हम सब तुम्हें सौंप कर चैन की बंसी बजाएंगे भाई। कहा राधिका ने टीवी की हीरोइन की तरह सज संवर कर महंगे कपड़े और गहने पहनकर पति के साथ गाड़ियों में घूमने के सपने देखे थे, लेकिन अब जिंदगी की सच्चाई उसे डरावनी हकीकत से रूबरू करा रही थी। आनंद देखो, मुझसे ना ये घर के काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा नहीं होता। एक नौकरानी रख लो ना। और वैसे भी मुझे क्या तुम इस घर में नौकरानी बनाने के लिए शादी करके लाए थे? देखो राधिका, मम्मी को नौकरों के हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी को कई तरह की दिक्कत है, उसके बाद भी 30 सालों से मम्मी इस घर को खुद संभाल रही हैं। अब जब मम्मी इस उम्र में सब कर सकती है तो तुम तो अभी सिर्फ 23 साल की हो, जरूरत क्या है घर में नौकर की? अरे तुम्हारी मम्मी को शौक होगा झाड़ू पोछा बर्तन घिसने का, मुझे नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने शादी बर्तन घिसने के लिए नहीं की है। पत्नी की जिद देखकर आनंद उसके लिए एक झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली नौकरानी का इंतजाम कर देता है, लेकिन राधिका तो वही राधिका थी, उसका सिर्फ इतने में काम कहाँ चलने वाला था। कुछ दिन बाद, बस बहुत हो गया, अब मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। तुम्हारे पूरे दिन के लंगर के चक्कर में ना मैं कोई ढंग का नेल पेंट भी लगा नहीं पाती हूँ, ना ही अपनी पसंद की चूड़ियां पहन पाती हूँ। अच्छे कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता, क्योंकि रसोई में काम करो तो सब में दाग लग जाता है। आनंद, अब तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना, तो कल से एक कुक का इंतजाम कर लो, वरना भूखे रहना पड़ेगा सबको। अरे अजीब लड़की हो यार तुम, नौकरी तुम करती नहीं हो, पूरा दिन घर में रहती हो, घर के बाकी कामों के लिए नौकर लगा दिया, अब क्या खाना बनाने के लिए भी इस घर में नौकर आएगा? अच्छा ये बताओ, तुम पूरा दिन बैठकर करोगी क्या? माँ नौकरों के हाथ की रोटी कभी नहीं खाएगी। माँ का बहाना बनाकर आनंद राधिका से कुक रखने के लिए इनकार कर देता है और इस तरह सारी पारी अब घूम फिरकर सास की तरफ आ गई थी। हर गुजरते दिन के साथ राधिका के मन में शादी को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी और अब उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात फिट हो गई थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कलेश का सारा कारण उसकी सास है। अगर सास ना रहे तो वो आजादी से अपना जीवन जी सकती है। एक दिन राधिका तंत्र मंत्र जादू टोने के बारे में अपनी किसी सहेली से सुनती है। इसके बाद उसके मन में भी अपनी सास के ऊपर काला जादू करने की इच्छा पैदा हो जाती है। उस बाबा का पूरा एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आज ही उनसे जाकर मिल लूंगी। मेरी जिंदगी में तो तू ये समझ ले आग लग गई है, अब तो बाबा ही मेरा कुछ भला कर सकते हैं। सहेली से एड्रेस लेने के बाद राधिका तैयार होकर निकलने लगती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। अरे राधिका बेटा, कैसी है तू? मम्मी अभी ना कहीं जरूरी काम से जा रही हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। बाय। अरे क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं मम्मी, कितनी बार तो बताया है आपको, जब से शादी हुई है मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। पूरा दिन बस घर के काम बताती रहती है, कभी कहती है कपड़े धो दो, कभी कहती है किचन साफ करो, कभी खाना बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी मेहमानों की खातिरदारी करो। जिंदगी खराब हो गई है मेरी बुढ़िया के चक्कर में। अब तो जब तक मैं उसे ठिकाने नहीं लगा दूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही है बेटा? हाँ, मैंने सब सेटल कर लिया मम्मी। एक बाबा है जो काला जादू करके ना एक भभूत देता है, उस भभूत को अगर सास को दे दिया, कुछ ही दिनों में सास का पत्ता साफ हो जाएगा। बेटी की बात सुनकर राधिका की माँ कुछ देर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद राधिका से कहती है, बेटा अगर ऐसी बात है तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुझे शायद पता नहीं, तेरे पापा से शादी से पहले मैंने भी काला जादू तंत्र मंत्र सीखा था, लेकिन बच्चों के जीवन पर उसका असर ना पड़े ना, इसलिए वो सब पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर वाकई में तू अपनी सास से इतनी परेशान है तो मेरे पास उसका उपाय है। तुझे किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, तू बस चुपचाप घर चली आ। तेरी सास को रास्ते से हटाने का टोटका मैं तुझे बताऊंगी।
माँ की बात सुनकर राधिका को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इस समय उसे अपनी सास को अपने रास्ते से हटाना था, इसलिए माँ के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो फटाफट तैयार होकर माँ के घर की तरफ निकल जाती है। मायके पहुंचकर, मम्मी जल्दी बताओ ना क्या टोटका है, और मुझसे ना ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा, बस मुझे सुकून की जिंदगी जीनी है। तंग आ गई हूँ नौकरों की तरफ पूरा पूरा दिन काम करते हुए। आपको तो पता है मुझे सजने संवरने घूमने फिरने का कितना शौक था, लेकिन मेरी सास की वजह से मेरा कोई शौक पूरा नहीं हो पा रहा है। ऊपर से मेरे हर काम में गलती निकालती है वो। कभी कहती है खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहती है यहाँ क्यों घूमने जा रही हो, वहां क्यों जा रही हो, ये क्यों पहन रही हो। अरे हद है, हर बात में चिक 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 सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया है। अरे रे रे, मेरी फूल सी बच्ची का हाल तो देखो क्या कर दिया है। तो चिंता मत कर बेटा, मैंने टोटका बनाकर तैयार रखा है। तू ये टोटका ले जा, बस कुछ बातों का ख्याल रखना। पहली बात ये कि ये टोटके वाली सब्जी सिर्फ और सिर्फ तेरी सास को खिलानी है। गलती से भी तू उसे मत खा लेना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सास के खाने में ये टोटका मिलाने के बाद तुझे उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। अगर तूने कुछ भी कहा तो टोटके का असर खत्म हो जाएगा। माँ की सारी बातों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद राधिका टोटका लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर, माँ जी आपके लिए चाय बना दूं क्या? 5 बज गए, आपकी चाय पीने की इच्छा हो रही होगी ना? क्या बात है, आज तो खुद ही चाय के लिए पूछ रही है, वरना रोज चाय के लिए कह दो तो ऐसे ऐसे मुंह बनाती है कि देखने वाले की खुद इच्छा ही खत्म हो जाए। बना दे। सास की हाँ कहने पर राधिका रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और माँ की दी हुई राख में से 2 चुटकी राख सास की चाय में मिला देती है। राधिका बेटा, बुरा मत मानना, इतने महीने हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन एक ढंग की चाय बनानी नहीं आई। इतना तेज मीठा कौन डालता है चाय में। सास की बात सुनकर राधिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर माँ की कही हुई बातों को ध्यान में रखकर वो मुस्कुराते हुए रसोई में जाती है और सास के लिए 1 कप कम मीठी चाय बनाकर उनके सामने रख देती है। वाह बेटा, आज तो जरूर सूरज पश्चिम दिशा से निकला है। सास की बात सुनकर राधिका इस बार भी कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। रात के खाने में एक बार फिर राधिका माँ का दिया टोटका मिलाती है और सास के सामने खाना लगा देती है। अरे बहू, अपनी माँ के यहाँ क्या बस मुंह चमकाना ही सिखाता? ये सब्जी खाकर देख, ऐसा लगता है कि नमक डाला ही नहीं है और मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल दिया है। सास की बात सुनकर राधिका को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। हाय, आज भी वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। क्या करे, माँ ने जो कहा था। सास को अब बहू राधिका की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगी थी। राधिका के बने खाने में उसकी सास कितनी भी कमी निकालती, लेकिन राधिका पलटकर कोई जवाब नहीं देती। आखिरकार सास भी बोल बोल कर थक गई थी और उसने भी बहू के काम में गलतियां निकालना बंद कर दिया था। पूरे 2 महीने बीतने वाले थे। घर में होने वाली रोज रोज की चिक चिक खत्म हो गई थी। राधिका अब जो भी बनाती उसकी सास चुपचाप खा लेती। राधिका चुप रहती तो सास भी चुप होकर अपने काम में लगी रहती। 2 महीने बाद एक दिन राधिका की माँ अचानक उसके घर आ जाती है। बेटा कैसी है तू? मेरा टोटका काम तो कर रहा है ना? अगर काम नहीं कर रहा तो एक और टोटका है मेरे पास। अरे नहीं मम्मी, अब किसी और टोटके की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टोटके ने तो बिल्कुल जादू ही कर दिया। मेरी सास ना बिल्कुल बदल गई है। पहले तो हर छोटी छोटी बात पर हमारे घर में सिर्फ कलेश मचा रहता था लेकिन आजकल तो मम्मी जी बिल्कुल चुप रहती हैं। ना मेरे किए किसी काम में गलती निकालती है, ना मेरे खाने में कमियां। चिक चिक नहीं करती तो मेरा मूड भी खराब नहीं होता और मैं भी ना चुपचाप घर के काम कर देती हूँ। तो तू मानती है ना मेरे टोटके में असर था? हाँ माँ, मानना तो पड़ेगा ना, वरना पहले तो दिन रात घर में सिर्फ झगड़े ही झगड़े होते थे। बेटा अगर मैं कहूँ कि मैंने तुझे कोई टोटका नहीं बल्कि पीसी चीनी दी थी तो तू इस बात को यकीन कर पाएगी? हो ही नहीं सकता। अगर वो टोटका नहीं होता तो तुम ही बताओ कैसे मेरे घर में सब कुछ बदल जाता। तेरे घर के हालात इसलिए बदले क्योंकि तूने अपनी आदत बदली। उस टोटके में कुछ नहीं था। ना कभी मैंने काला जादू सीखा, ना मुझे मंत्र तंत्र आता है। बस अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझे काला जादू के नाम पर ये चीनी का पाउडर पकड़ा दिया था। लेकिन माँ वाकई असर तो हुआ मेरी सास पर, तो ये कैसे हुआ? बेटा मैंने तुझे कहा था 3 महीने के लिए अपनी सास की सेवा करना, उसको पलटकर जवाब ना देना। जब तूने बिना कुछ कहे अपनी सास की सेवा की तो आखिर वो भी पिघल गई और उन्होंने भी बात बात पर तुझे बोलना बंद कर दिया। घर में सुख शांति हुई तो तेरा काम में मन लगने लगा
और इन महीनों में तुझे इस रूटीन की आदत पड़ गई तो घर के काम भी अब तुझे बोझ नहीं रखते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है बेटा कि अपने घर की सुख शांति ना अपने हाथ में होती है। उसके लिए तुझे किसी जादू टोने मंत्र की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा प्यार, सम्मान और सहनशीलता की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, शादी का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े, खाना और देश विदेश की यात्रा नहीं होता, बल्कि शादी का मतलब होता है एक जिम्मेदारी। और अब वो जिम्मेदारी निभाना तो बहुत अच्छे से सीख गई है। राधिका को अपनी माँ की बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी और अब उसकी गृहस्थी में भरपूर खुशियां छा गई थी। अग्रवाल परिवार की सुबह का नाश्ता कुछ अलग सा होता है। अरे अलग इसलिए कि इस घर की सुबह हमारी कावेरी जी की टिप्पणी से होती है। वैसे ऐसा पहले नहीं था, लेकिन जब से इस घर में छोटी बहू आई है तब से बस यही चलता जा रहा है। अरे कछुआ भी तुझसे जल्दी चाय बना लेता। ज्योति बहू कहाँ रह गई तू? आ गई माँ जी, आपके लिए बिस्किट ढूंढ रही थी बस। अरे बिस्किट क्या हिमालय पर्वत से लेने गई थी जो इतनी देर लगा दी है? यहाँ मेरे होठ सूख गए चाय के लिए। अरे अब इतनी भी कोई देर नहीं हुई है माँ जी, क्या आप भी ना? अरे ज्योति बहू, तू कछुए से भी रेस लगाएगी ना तो वो भी पहला नंबर आ जाएगा। अरे जरा दिव्या बहू को देख, खरगोश जैसी फुर्ती है उसमें, और तुझसे उम्र में कितनी बड़ी भी है। 15 साल का बेटा भी है उसका, फिर भी मजाल है जो काम में इतनी सी भी लापरवाही हो उससे। अरे माँ जी, मैं भी तो अच्छे से ही काम करती हूँ, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ढीली हूँ। अरे ना ना, ढीली नहीं है तू तो, घड़ी की वो सुई है जो सबसे धीरे धीरे चलती है। अरे माँ जी, क्यों सुबह सुबह ज्योति को सुनाने लगी? ये चाय मेरे लिए आधे घंटे बाद लाई है और अब देखो चाय भी ठंडी हो गई है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं आपके लिए दूसरी चाय बना देती हूँ। देखा कितनी फुर्तीली है तेरी जेठानी, जवाब देने में भी वक्त जाया नहीं करती। जा जा दिव्या बहू, तू ही बना ला चाय, इससे कहूंगी तो दूसरा जमाना आ जाएगा तब तक। माँ जी, मैं ही बना लाती हूँ। तो देखा आपने कैसी होती है अग्रवाल परिवार की सुबह। कावेरी की सुबह ज्योति को कछुआ बुलाने से शुरू होती है और फिर दिन होते होते वो सुस्त बिल्ली तक पहुंच जाती है। हाय राम, मेरी तो भूखी मर गई है। अरे ज्योति बहू, रोटी आज ही मिलेगी या उसके लिए दूसरा जन्म लेना होगा मुझे? लो बोलो, इससे तो जवाब देने में भी आधा घंटा लग जाता है। अरे रोटी ही बना रही है बहू या कोई यूरोपियन रेसिपी खोजने में लगी हुई है? बस 2 मिनट माँ जी, अभी आई। अरे क्या हुआ माँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? गला बैठ जाएगा तुम्हारा। अरे गला तो मेरा बाद में बैठेगा, पहले तो मैं रोटी के लिए बैठ बैठ के ही सूख गई हूँ। अरे ला तो रही है माँ रोटी, तुम्हें तो पता है उसे थोड़ा वक्त लगता है, और तुम्हें कौन सा अभी अमेरिका जाना है? अरे अमेरिका छोड़ो, इसके काम करने की रफ्तार को देखकर तो लगता है कि यमराज भी जब मुझे लेने आएंगे ना तो कहेगी 2 घंटे तो दीजिए माँ जी को, मैं उन्हें गुड बाय कह दूं। क्या माँ तुम भी, अरे छोटी बहू है अभी, वो सीखने में वक्त लगता है काम को। हाँ, इसे तो वक्त लगेगा ही। हाँ हाँ बहू, ले ले वक्त। हाँ, अगले जन्म तक तो सीख ही जाएगी काम इस घर का। ये लीजिए माँ जी रोटी। हाँ, जब तक मैं ये रोटी खाऊं तब तक तो दूसरी रोटी तवे पर डाल दे, तब तक तो पकी जाएगी। क्या माँ जी, आप भी जब देखो मुझे ताने मारती रहती हैं। अच्छी चीजें बनाने में वक्त तो लगता ही है ना अब। हाँ, तभी तो भगवान ने लगता है तुझे जल्दी जल्दी में बना दिया होगा। वो भी फुर्तीले होंगे ना, अब सब तेरी तरह तो होते नहीं। देविया बहू को देख, अभी घर का सारा काम किया, फिर अपने बेटे को ट्यूशन छोड़ने भी गई है, फिर आकर शाम का नाश्ता भी बनाएगी। तब तक तो तुझसे बस रसोई ही साफ होगी। माँ जी, अब ये सब मैं जानबूझकर तो नहीं करती, मैं भी अच्छे से ही काम करती हूँ। अरे माँ, क्यों उसके पीछे पड़ी हो? वो कर तो रही है ना काम। जाओ ज्योति, तुम अपना काम करो। काम तो वो अपना पूरा भी कर ले, यही बड़ी बात है। सुस्त बिल्ली जैसी हो जाती है वो उसके बाद। ज्योति की सुबह और शाम तानों से भरी पड़ी रहती थी, क्योंकि कावेरी की नज़र में दिव्या की उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी उसका काम हमेशा ही फुर्तीला रहता था, जबकि ज्योति बहुत ही काम में ढीली सी पड़ जाती थी। इसलिए वो हमेशा ही कावेरी के तानों का शिकार बनी रहती थी। हाँ भैया, बस चलते हैं, ज्योति आ जाए, वो तैयार होने गई है ना। हाँ हाँ भाई, आराम से बैठ जाओ सब, अभी 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे ज्योति को तैयार होने में। चलिए, मैं तैयार हूँ। देखा कितनी जल्दी तैयार भी हो गई।
और कितनी अच्छी तरह से साड़ी पहनी है दिव्या बहू ने। लगता ही नहीं कि उसकी उम्र 37 साल की है, अभी भी 27 की लगती है। और एक हमारी छोटी बहुरानी, अभी से 60 की उम्र की ऊर्जा रहती है उसमें। चलती ऐसे है कि जैसे अभी गिर जाएगी चक्कर खाकर। और अब तो उसका वजन भी बढ़ने लगा है। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ जी, हमारी ज्योति भी बहुत अच्छी दिखती है। तैयार होने के बाद तो और भी खूबसूरत दिखती है। अब तैयार होने में जन्म भी तो एक लगा देती है ना। धीरे धीरे से साड़ी के पल्लू बांध रही होगी, फिर मेकअप करेगी, फिर आएगी। अरे ज्योति बहू, हम सब कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड नहीं। अब आप भी जाओ नीचे। अरे माँ, हमें कौन सी देर हो रही है, आराम से उसे तैयार होने दो ना, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाती है। मुझे तो लगता है कि वो पैदा ही कंफ्यूज्ड हुई है सच में। चलिए मैं आ गई। चलो चलो, अब पहले ही देर हो गई है। दिव्या बहू, कुल देवी की पूजा तू ही करना। पता चला कि ज्योति बहू आधे घंटे तक तो सिर्फ दीपक ही जलाती रह जाएगी। क्या माँ जी, पता नहीं आपको मुझसे क्या दिक्कत है। अभी ना वक्त नहीं है मेरे पास, अभी कुल देवी के मंदिर चलना है, बहुत बड़ी लिस्ट है, बाद में बताऊंगी। कावेरी की नज़र में दिव्या ज्योति से हर काम में आगे थी, जबकि उसकी उम्र ज्योति से बहुत कम थी। लेकिन अब रोज रोज के ताने तो ज्योति से भी सहन नहीं हो रहे थे। अरे अभी तक पुलाव नहीं बना क्या ज्योति बहू? आज ही मिलेगा कि कल सुबह? हैं? कितना इंतजार करना होगा? देखिए ना भाभी, माँ जी एक मौका नहीं छोड़ती मुझे ताने मारने का। जब देखो मुझे कभी कछुआ तो कभी सुस्त बिल्ली कहती रहती हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अच्छा काम करूँ, फिर भी उनका मुझे ताने मारना बंद ही नहीं होता। अरे तुम्हें तो पता है ना माँ जी का स्वभाव, जाने दो ना, उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। पर भाभी रोज रोज वो मुझे अलग अलग ताने मारती रहती हैं, कभी कुछ कहती हैं कि देखो दिव्या को देखो, तुमसे कितनी बड़ी है फिर भी कितनी फुर्तीली है। भाभी मैंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन हर बात पे उन्हें ताने मारने जरूरी है क्या? मैं समझ सकती हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो मुझे भी बुरा लगता। अरे क्या हुआ, बन गया पुलाव की नहीं कि पड़ोसन के घर जाऊं खाना खाने? तुझसे इतना होगा कि तू इस खटिया को छोड़ के पड़ोसन के घर चली जाए। अरे चाची जी आप? हाँ, बहुत दिन हो गए थे, सोचा अपनी देवरानी से मिल के आते हैं, तो बस चले आए। चाची जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पुलाव लेकर आती हूँ। आज ही लेकर आना। ताने मारे बिना इसका खाना हजम नहीं होता। ज्योति बहू तू पुलाव लेकर आ, फिर हम चारों बैठ कर ना खूब गप्पे लड़ाते हैं। ठीक है चाची जी। शीला के आने से घर का माहौल खुशनुमा सा हो गया था। शीला इस उम्र में काफी सारे काम कर लेती थी, जिसे देखकर दोनों बहुएं शीला से काफी प्रभावित हो गई थी। माँ जी आपको पता है आज चाची जी ने क्या मंदिर सजाया है, और तो और सूखे मेवे का भोग भी बनाया है। अरे भाभी आज सुबह तो चाची जी उठकर योगा भी कर रही थी और उन्होंने सारे गमलों को पानी भी दे दिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके वक्त में तो माँ जी और आप मिलकर जल्दी से काम खत्म कर लेते होंगे, है ना? क्या हुआ चाची जी, आप हंस क्यों रही हैं? अब अरे दीदी की तो आदत है मजाक करने की। अरे हम ऐसे ही नहीं हंस रहे हैं, हम दोनों मिलके काम नहीं करते थे, तुम्हें पता नहीं। तुम्हारी सास तो इतनी कामचोर थी कि कोई काम ही नहीं करती थी, हमेशा ही बिस्तर तोड़ती रहती थी और सासू माँ की डांट फटकार सुनती रहती थी। अब जी चुप भी करो ना। अरे क्यों, अब शर्म आ रही है क्या? उस वक्त तो इससे कोई काम नहीं होता था, कभी यहाँ दर्द कभी वहाँ दर्द। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी कावेरी, तुझे ना दोनों बहुएं बहुत अच्छी मिली है। पर क्या है ना, कुछ लोगों को अपना अतीत याद नहीं रहता, इसलिए दूसरों को ताने मारते रहते हैं। क्यों कावेरी, सच कह रहे हैं ना हम? अब हाँ वो बस हम। अब क्यों जवाब देने में इतना समय लगा रही है? कहीं तू भी कछुआ तो नहीं बन गई? अरे वो तो हम धीरे धीरे काम करते थे ना जी, इसलिए बस हमारी सासू माँ हमें सुनाती और फटकारती रहती थी बस। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि सबके काम करने का तरीका अलग होता है। तेरी बहुएं हीरा है हीरा, इनकी कदर कर लिया कर समझी।
हमारी कछुआ देवरानी जी। अब अरे ज्योति बहू जा सबके लिए चाय बना ला, और सुन कोई हड़बड़ी मत करना, आराम से बना लाना, हम सब यहीं हैं। हाँ ज्योति बहू, रेस चाहे कोई भी हो, जीत तो कछुए की ही होती है आखिर में। थैंक यू चाची जी यहाँ आने के लिए। अरे मुझे भी तो मौका मिल गया अपनी देवरानी को सुनाने का। विवेक पारुल को सब कुछ मानता। उसे तो ऐसा लगता था कि पारुल जैसी लड़की ने उससे शादी करके उस पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है कि पूछो नहीं। वहीं पारुल भी विवेक की इस बात को समझ जाती है और विवेक पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर देती है। क्यों गए थे तुम उस पड़ोसी को अपनी कार में बिठाकर उसके बच्चे के स्कूल में? हाँ बोलो। अरे पड़ोसी नहीं, वो यार है मेरा बचपन का। अरे अब तो हम दोनों की शादी हो गई, वरना मोहल्ले वाले तो कहते थे कि ये दोनों दोस्त ऐसे हैं कि साथ ही ना रह जाएं ये दोनों बिना शादी के। अच्छा, मतलब वो इतना प्यारा था कि मुझसे शादी ही नहीं करते तुम, क्यों? अरे क्या सी बात कर रही हो, तुमसे शादी करके तो लगता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा ही दे दिया। पता है किसी की बीवी इतनी प्यारी, सुंदर, पढ़ी लिखी और टैलेंटेड नहीं है जितनी कि तुम हो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम ज्यादा भी गुस्सा मत करो अपनी दोस्त की लाइफ में। अब देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हो सकता है कि उसकी बीवी को भी अच्छा ना लगता हो। और देखो तो कितना पेट्रोल फूंक दिया तुमने फालतू में उसके बच्चे के स्कूल जाने में। हाँ विवेक कुछ नहीं बोलता, लेकिन उन बातों को याद करता है जब उसके बचपन का दोस्त बबलू बात बात पर उस पर अपनी पॉकेट मनी लुटाता था। कैसे उसने उसे बैट खरीद कर दी थी। कॉलेज की फीस जब विवेक ने खो दी थी तब बबलू ही तो था जिसने अपने गले की चेन बेचकर उसकी फीस भर दी थी, और आज वो 50 रुपए के पेट्रोल के लिए सोच रहा है। अरे किस ख्याल में खो गया है? हाँ बोलो। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम बताओ, शाम को चलते हैं कहीं घूम कर आते हैं। अरे वो ना तेरी बुआ बुला रही है बेटा, तो शाम को और कहीं नहीं तो अपनी बुआ के घर ही हो आओ। सास ये कहकर चली जाती है। कौन सी? वो चौक वाली तुम्हारी बुआ? बुरा न मानना, लेकिन मैंने देखा है उनको कैसे मेरी झोली में 2001 रुपए डाल गई थी। पूरा परिवार आया था। 1000 रुपए थाली का भी हिसाब लगाओ तो 4000 होते हैं, और दिया क्या 2000? मैं तो ना जाऊं, पता चले मिठाई भी ले जाऊं और फिर इन लोगों का घर आना जाना शुरू हो जाए। अरे बुआ ने तो माँ को पहले ही पैसे दिए थे 50,000 कपड़े लेने के लिए। वो तो खाली हाथ मुंह नहीं देखना था, इसलिए 2000 ऊपर से दे दिए। अरे ये क्या बात होती है यार? मेरी माँ ने और मौसी ने तुम्हें याद है कितने दिए थे? याद है? बोलो ना। हाँ 100 रुपए, उसी से तो हम लोगों ने पानी की बोतल ले ली थी। वैसे छोड़ो ना यार, ये सब क्या बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जहाँ तुम बोलो वहीं चलते हैं बस। उसी मोहल्ले में पारुल की दूर की चाची की बेटी की बुआ सास रहती थी। पारुल विवेक को लेकर वहां चली जाती है। पारुल, ये मोहल्ला तो बुआ का ही है, वो देख लेंगे तो बुरा लग जाएगा, जल्दी चलो। अरे चल रहे हैं ना, लेकिन शादी के बाद पहली दफा आ रहे हैं तो जरा मिठाई वाले के पास से मिठाई तो ले लो। विवेक मिठाई ले रहा होता है कि सामने बुआ आ जाती है। अरे विवेक, तू तो आज शहर में नहीं था, झूठ बोलता है, शर्म नहीं आती? बचपन से पाला था तुझे, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। विवेक को बहुत बुरा लगता है, वो रोने लगता है, लेकिन बुआ वहां से चली जाती है। अरे कहाँ रह गए थे? चलो ना जल्दी। और हाँ, महंगी वाली मिठाई ली है ना? अरे क्या हो गया? मुंह ऐसे लटका हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? मिठाई की दुकान में बुआ मिल गई थी, पता नहीं क्या सोच रही होंगी। अरे छोड़ो ना, सोचने दो, क्या करना है, चलो जल्दी। अगले दिन मोहल्ले में बबलू विवेक से मिलता है। अरे विवेक, सुनना, चल कहीं घूम कर आते यार, बहुत बोर सा फील हो रहा है। हाँ यार मेरा भी मन कर रहा है, बस हाथ में अच्छी सी कोल्ड ड्रिंक की बोतल हो और सिर्फ मैं और तू पुराने दिन को याद करते हैं। अच्छा चल, फिर मैं चेंज करके आता हूँ, तू भी आ जा जल्दी से, ठीक है? विवेक कमरे में आता है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं पारुल उसे मना ना कर दे। पहले तो वो सोचता है कि वो पारुल को बिना बताए ही निकल जाएगा, लेकिन फिर पारुल, मैं बबलू के साथ जरा काम से जा रहा हूँ,
शाम तक आ जाऊंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं जा रहे हो तुम। जाओ जाकर बोल दो तुम्हारी कार खराब है, फिर देखना सारा प्लान कैसे कैंसिल होता है। अरे कैसी बात कर रही हो पारुल, वो मेरा दोस्त है, दिल का रिश्ता है मेरा और उसका, मैं क्यों ये काम करूं? ठीक है मत करो, लेकिन याद रखना जब तक तुम वापस आओगे मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं मायके चली जाऊंगी। विवेक परेशान हो जाता है और बबलू को जाने से मना कर देता है। ऐसे ही कई दफा हो जाता है और जब विवेक पारुल के कहने पर बबलू से बहाने करता है, लेकिन एक दिन अरे क्यों विवेक, तू तो बोल रहा था कि तू घर पर नहीं है, लेकिन तू तो 2 दिन से कहीं गया ही नहीं है। अरे अच्छा नहीं लगता मेरे साथ रहना तो बता देना दोस्त, वो तो कभी कभी घर के अलावा दोस्तों से दिल की बात करने का मन करता है, तो इसलिए बचपन से मिलना है ना अपना। पर चल कोई ना, आज के बाद तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। यही सिलसिला लगभग पारुल हर किसी के साथ करवाती है। खुद तो दूर दूर के रिश्तेदारों से भी रिश्ता निभाती, लेकिन विवेक के सगे संबंधी से लेकर सगे भाई बहन और माँ के सामने भी विवेक को बुरा बना दिया। सब बेकार है तुम्हारी फैमिली में, कोई एक तो बता दो जिसे तुमसे प्यार हो, लगाव हो। कोई नहीं मानता तुमको, जब तक तुम इन लोगों को पैसा दे रहे हो ना सही है, बाकी तो समझ रहे हो ना तुम। कहते हैं ना कि एक बात को दिन में 10 बार बोला जाए तो चाहे वो झूठ भी हो सच्ची लगने लगती है। कुछ ऐसा ही विवेक के साथ भी होता है। उसे खुद का परिवार अच्छा नहीं लगता, उसके करीबी भी उससे दूर हो जाते हैं। फिर एक दिन, पारुल आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे रहने दो, सब ठीक है, ज्यादा नाटक मत किया करो विवेक। आज जल्दी आ जाना, ऑफिस से शाम को घूमने चलेंगे। विवेक शाम को घर आने के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में ही चक्कर खाकर गिर जाता है। उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां डॉक्टर उसे 10 दिन के लिए रहने को कहते हैं। देखो यहाँ खाने पीने का सारा इंतजाम है, टीवी भी लगी है, मैं रोज रोज नहीं आ पाऊंगी। पारुल के जाने के बाद विवेक के पास उसकी माँ और बुआ आते हैं। उन लोगों से पुरानी बात करके विवेक को बहुत अच्छा लगता है। तेरी खबर सुनी तो रुका नहीं गया यार, वैसे मन तो नहीं था तेरे पास आने के लिए। बबलू से भी विवेक लंबी बात करता है। वो 10 दिन अस्पताल में रहता है, जहां उससे मिलने सब आते हैं सिवाय पारुल के। लेकिन जब विवेक घर आता है, तुम 10 दिन में एक बार भी नहीं आई, क्यों? अरे यार घर का सारा काम, बच्चे, फिर धूप देखते हो ना कितनी होती है। वो तो भला हो मेरे अपनों का, जो मुझे अस्पताल में एक पल भी अकेला नहीं रहने देते थे। मैंने कितना ही बुरा क्यों ना किया हो उन लोगों के साथ, लेकिन वो मेरे लिए खड़े रहे। जिन लोगों के लिए मैंने उन लोगों को छोड़ा, उसमें से कोई भी मुझे झांकने तक नहीं आया कि मैं कैसा हूं। मैंने फैसला कर लिया है पारुल, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उन रिश्तों की कदर करनी होगी जो मुझसे जुड़े हैं, वैसे ही जैसे मैं तुम्हारे रिश्तों की कदर करता हूं। वरना मायके कब जाना है बता देना।